काफी अहम मानी जा रही है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही पार्टियां इस वर्ग को लुभाने में जुटी हैं। यहां तक कि रिपब्लिकन पार्टी अपने चुनावी कैंपेन में हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के विजुअल का भी इस्तेमाल कर रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अमेरिकियों से ट्रंप के लिए मतदान करने की अपील भी की थी। हालांकि बीजेपी ने अमेरिका में बसे अपने सदस्यों से कहा है कि वे अपने चुनावी कैंपेन में पार्टी के नाम का इस्तेमाल ना करें, बल्कि स्वतंत्र रूप से ही प्रचार करें, चाहे वो कैंपेन रिपब्लिकन्स के लिए हो या फिर डेमोक्रेट्स के लिए। पांच राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप आज अंबाला एयरबेस पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित हुई। भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया ने इन विमानों के सेना में शामिल होने के समय को उपयुक्त बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए राफेल को वायुसेना में शामिल करने का इससे उपयुक्त समय नहीं हो सकता। एक कार्यक्रम करके राफेल विमान का औपचारिक अनावरण किया गया। राहुल गांधी कोरोना वायरस, लॉकडाउन, सुस्त अर्थव्यवस्था के चलते गिरती GDP और खत्म होती नौकरियों का लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। राहुल ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार ने देश के युवाओं का भविष्य कुचल दिया है। राहुल ने कांग्रेस की मुहिम #स्पीक यूपी के तहत ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है और कहा है कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते देश में करोड़ों नौकरियां चली गई हैं। उन्होंने अपने ट्वीट्स में लिखा है कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बुधवार को देश की रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को अपनी कार्य संस्कृति में सुधार लाने और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश के कुछ पुराने सैन्य प्लेटफॉर्म को उन देशों में एक्सपोर्ट या विस्तार किया जा सकता है जिनके पास खुद की रक्षा करने के लिए फायर पावर की कमी है। सीमा पर बढ़ती तनातनी के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के विदेश मंत्री वांग वी से मुलाकात कर सकते हैं। लेक पर तनाव को कम करने के इरादे से दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि एस जयशंकर इन दिनों मॉस्को में हैं, जहां संघाई सहयोग संगठन के तहत विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। एस जयशंकर और चांग के बीच ये बातचीत ऐसे वक्त में हो रही है सीमा पर तनाव अपने चरम पर है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सुरक्षा बलों के साथ बुधवार को हुई मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। एक वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कालाहांडी कंधमाल सीमा पर भंडारगी सिरकी वन क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में उड़ीसा पुलिस के विशेष अभियान समूह का एक जवान भी घायल हो गया। नक्सल विरोधी अभियान से जुड़े अधिकारी ने कहा कि मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए और एक SOG जवान घायल हो गया। घायल जवान को इलाज के लिए भेजा गया है। एक खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए SOG ने जिला स्वैच्छिक बल के साथ मिलकर मंगलवार को अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि SOG और DBF की 2 संयुक्त टीमें अभियान का हिस्सा थी। अधिकारी ने कहा कि मुठभेड़ बुधवार सुबह करीब 11 बजे करीब आधे घंटे तक गोलीबारी चली। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 95,735 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 44,65,000 के आसपास पहुंच गई है। वहीं इस दौरान 1,172 लोगों की मौत हुई है, जो एक दिन में हुए मृतकों की सबसे अधिक संख्या है। पिछले 24 घंटों में 72,939 लोग इस वायरस को मात देने में कामयाब रहे हैं। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों राफेल की औपचारिक एंट्री हो गई है। गुरुवार को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल विमानों का वायुसेना में इंडक्शन किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनकी फ्रेंच रामकक्ष फ्लोरेंस पार्ली भी मौजूद थी। रक्षा मंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि राफेल का भारतीय वायुसेना में शामिल होना पूरी दुनिया के लिए बड़ा और राहत भरा और सख्त संदेश है।
उन्होंने कहा कि राफेल वायुसेना के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल का इंडक्शन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा और सख्त संदेश है, खासकर उनके लिए जो हमारी संप्रभुता पर नजर गड़ा रहे हैं। ये इंडक्शन वर्तमान में सीमा के हालात या फिर कहा जाए कि सीमा पर जैसे हालात बनाए जा रहे हैं उसे देखते हुए और भी अहम हो जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 42 करोड़ से अधिक गरीबों को 68,820 करोड़ रुपए दिए जाने की पृष्ठभूमि में बुधवार को सवाल किया, ये राहत थी या दिखावा। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रत्येक लाभार्थी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितना लाभ मिला, क्या ये वास्तव में राहत थी या सिर्फ दिखावा था। पूर्व वित्त मंत्री ने दावा किया कि 2.81 करोड़ लोगों को 2,814 करोड़ रुपए या प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए मिले हैं। क्या ये पर्याप्त है? जनधन खाता रखने वाली महिलाओं को 3 महीने में 30,925 करोड़ रुपए या प्रतिदिन महिला को 1,500 रुपए मिले हैं। क्या एक गृहिणी 500 रुपए महीने में एक परिवार चला सकती है? उन्होंने कहा प्रवासी कामगारों को 2.66 करोड़ को 2 महीने में 2.67 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न मिला, यानी 5 किलो प्रति माह। क्या इससे एक प्रवासी और उसका परिवार गुजर बसर कर सकता था? कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि ये आंकड़े साबित करते हैं कि दिया गया धन अत्यंत सीमित और पूरी तरीके से अपर्याप्त था। राज्यसभा के उपसभापति के लिए आरजेडी के मनोज झा विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। पहले डीएमके के त्रुजी शिवा को खड़ा करने की बात की जा रही थी, लेकिन अब मनोज झा के नाम की चर्चाएं चल रही हैं। वहीं सरकार की तरफ से हरिवंश के नाम पर आम राय बनाने की अपील की गई है, लेकिन विपक्ष सांकेतिक तौर पर ही सही लेकिन टक्कर देना चाहता है। इधर बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का 2 दिन का बिहार दौरा 11 सितंबर से शुरू हो रहा है। नड्डा मोदी सरकार के काम के प्रचार के लिए 120 वीडियो रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही प्रदेश बीजेपी नेताओं से चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। यही वजह है कि कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ खातों में जमा पूंजी निकालकर काम चलाना पड़ा है। ये वे कर्मचारी हैं जिनकी कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण नौकरी चली गई है या वेतन में कटौती की गई है। मध्य प्रदेश में ऐसे कर्मचारियों की तादाद हजारों में है। 52 साल के द्वारका प्रसाद बीएचईएल में लगभग 20 साल नौकरी कर चुके हैं। ठेके पर काम करते थे, कोरोना ही नौकरी चली गई कोरोना के आते। अब भविष्य निधि के पैसे निकालने आए ताकि खर्च निकल सके। वे कहते हैं कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ तभी से बैठा हूँ। 9,000 तनख्वाह मिलती थी, पढ़ाई लिखाई बच्चों की करानी है, बच्चों की कॉपी किताब कैसे खरीदें, इसलिए पीएफ निकाल रहे हैं। खाने पीने की समस्या है, 5 महीने से घर पर बैठे हैं, पत्नी के गहने रखकर खा रहे थे, नौकरी मिली नहीं, 20,000 का कर्ज हो गया है। कंगना रनौत अपने बयान को लेकर लगातार चर्चाओं में बनी है। बुधवार को ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका कंगना रनौत के बांद्रा स्थित बंगले का कथित तौर पर अवैध हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद कंगना रनौत ट्वीट के जरिए लगातार हमलावर हैं। उन्होंने फिर से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने इस संबंध में एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं जो सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींच रहे हैं। यूजर्स भी इस पर रिएक्शन देने लगे हैं। कंगना रनौत ने लिखा है, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे पास 100 लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। लोन मोरेटोरियम मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को बार बार टाला जा रहा है। अब इस मामले को सिर्फ एक बार टाला जा रहा है, वो भी फाइनल सुनवाई के लिए। इस दौरान सब अपना जवाब दाखिल करें और मामले में ठोस योजना के साथ अदालत आए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि तब तक 31 अगस्त
तक एनपीए ना हुई, लोन डिफॉल्टरों को एनपीए घोषित ना करने अंतरिम आदेश जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते दिए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा उच्चतम स्तर पर विचार हो रहा है। राहत के लिए बैंकों और अन्य हितधारकों के परामर्श में 2 या 3 दौर की बैठक हो चुकी है और चिंताओं की जांच की जा रही है। केंद्र ने 2 हफ्ते का समय मांगा था। इस पर कोर्ट ने पूछा था कि 2 हफ्ते में क्या होने वाला है। आपको विभिन्न क्षेत्रों के जरिए कुछ ठोस करना होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की 3 जजों की बेंच सुनवाई की। तमिलनाडु में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले एक 19 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली है। छात्र तमिलनाडु के अरियालूर जिले में मृत पाया गया है। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। खुदकुशी करने वाले छात्र के माता पिता का कहना है कि वह 13 सितंबर को होने वाले नीट की परीक्षा को लेकर काफी तनाव में था। मृतक छात्र की पहचान विघ्नेश के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि विघ्नेश पहले भी 2 बार नीट परीक्षा में शामिल हो चुका था और इस बार वह परीक्षा में शामिल होकर अपने अंकों में सुधार करना चाहता था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एनसीबी द्वारा गिरफ्तार की गई रिया के समर्थन में कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी भी उतर आए हैं। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि सुशांत सिंह राजपूत एक भारतीय एक्टर थे। बीजेपी ने सियासी फायदा उठाने के लिए उन्हें बिहारी कलाकार बना दिया। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि रिया पर ना ही हत्या और ना ही आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है, बल्कि उन्हें एनडीपीएस की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय शिक्षक पर्व के तहत 10 और 11 सितंबर को ऑनलाइन माध्यम से 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को इसे संबोधित करेंगे। मंत्रालय के बयान के अनुसार सम्मेलन के पहले दिन प्रधानाचार्यों और शिक्षकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने रचनात्मक तरीकों से नई शिक्षा नीति के कुछ विषयों को पहले से ही कैसे लागू किया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षक और शिक्षा में रचनात्मक अपनाने वाले अन्य शिक्षक इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे। मंत्रालय के बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में ऑनलाइन कक्षाओं के लिए स्मार्टफोन खरीदने में असमर्थ होने से दुखी होकर कॉलेज के 20 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी। क्रांति पुलिस चौकी के प्रभारी अधिकारी दिलीप सरकार ने कहा कि मल्ली कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा जयंती बाउली ने सोमवार रात को सरीपुकुरी इलाके के डाबरीपारा गांव में अपने घर में फांसी लगा ली। उनके पिता अभिराम बाउली ने पुलिस को बताया कि वह एक दिहाड़ी मजदूर है और बहुत मुश्किल से बेटी की फीस का प्रबंध कर पाते हैं। अभिराम ने कहा कि मेरी बेटी को कुछ समय से ऑनलाइन कक्षाओं के लिए स्मार्टफोन की जरूरत थी। वह परेशान थी क्योंकि मैं उसके लिए ये खरीद नहीं पा रहा था, लेकिन क्या मुझे पता था वह ऐसा कुछ कर लेगी। नहीं तो मैंने कहीं से भी पैसे उधार लेकर फोन खरीद लिया होता। पुलिस ने कहा कि वह इस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र राकांपा प्रमुख जयंत पाटिल ने बुधवार को भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस पर हिंदी में बयान देने को लेकर निशाना साधा है। इससे पहले फडणवीस ने मुंबई नगर निकाय चुनाव द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत के मामले को आंशिक रूप से गिराने को लेकर राज्य सरकार पर हिंदी में निशाना साधा है। पाटिल ने कहा कि ट्विटर पर फडणवीस को टैग करते हुए सवाल किया कि उन्होंने हिंदी में बात क्यों की, जबकि ये मुद्दा महाराष्ट्र से जुड़ा था। शिवसेना नीट महागठबंधन सरकार में जल संसाधन मंत्री पाटिल ने आश्चर्य जताया कि फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्षी नेता के रूप में या बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रभारी के रूप में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
कंगना रनौत पर ड्रग्स इस्तेमाल के आरोपों को लेकर छपी खबरों में उनके एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन का नाम आने के बाद सुमन ने एक वीडियो जारी कर खुद को इस पूरे मामले से अलग करने की कोशिश की है। उन्होंने अपने इस वीडियो में कहा है कि मैं कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ क्योंकि मेरा नाम फिर से घसीटा जा रहा है। एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था, मैं हाथ जोड़ता हूँ कि मेरा नाम इसमें ना घसीटें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था, तब मुझे और मेरे परिवार को नेशनल टीवी पर अपमानित होना पड़ा था और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे मेरे काले अतीत की तरफ मत लेकर जाइए, बहुत मुश्किलों से गुजरा हूँ। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जिले में एक माह तक नो चाइल्ड लेबर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बुधवार को पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापा मारकर 11 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। जिन दुकानों तथा होटलों में ये बाल श्रमिक काम कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस उपायुक्त वृंदा शुक्ला ने बताया कि अपर पुलिस महानिदेशक महिला सम्मान प्रकोष्ठ लखनऊ तथा पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर के निर्देशन में गौतम बुद्ध नगर जिले में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक नो चाइल्ड लेबर अभियान चलाया जा रहा है। केरल में सीपीआईएम सचिव कोडियारी बालकृष्णन के बेटे विनेश कोडियारी से बुधवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने करीब 11 घंटे पूछताछ की। ईडी ने विनेश को नोटिस जारी कर उन्हें पेश होने को कहा था। वह सुबह करीब 10 बजे ईडी अधिकारियों के समक्ष पेश हुए और लंबी पूछताछ के बाद रात करीब 10 बजे कार्यालय से बाहर निकले। ईडी कार्यालय से निकलते हुए विनेश ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। केरल सोना तस्करी मामले के मुख्य आरोपी और बेंगलुरु मादक पदार्थ जब्ती मामले में आरोपियों से विनेश के कथित संबंधों के चलते केंद्रीय एजेंसी ने यह कदम उठाया है। मोटोरोला राजर 5G स्मार्टफोन को पिछले साल लॉन्च हुए मोटोरोला राज फोल्डेबल फोन के सक्सेस के तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। यह नया फोल्डेबल फोन 6.2 इंच प्लास्टिक ओलेड प्राइमरी डिस्प्ले और 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे से लैस है। इस फोन में ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर मौजूद है जो कि फोन में 5G कनेक्टिविटी पेश करता है। मोटोरोला रेजर 5G फोन सिंगल रैम प्लस स्टोरेज वेरिएंट के साथ लाया गया है। सैमसंग गैलेक्सी S20 FE को आधिकारिक लॉन्च से पहले फिलीपींस में सैमसंग की आधिकारिक साइट पर लिस्ट किया गया था। फोन को सितंबर या अक्टूबर के अंत में किसी भी समय लॉन्च करने की अफवाह है और ये लॉन्चिंग सीधा इशारा करती है कि लॉन्च बहुत दूर नहीं है। इस लिस्टिंग में शामिल फोन की तस्वीरों से काफी कुछ साफ हो जाता है। लिस्टिंग से फोन के रंग विकल्पों और स्टोरेज विकल्पों का भी पता चलता है। धोनी की वाइफ साक्षी ने और बेटी जीवा मस्ती करते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल जीवा के इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें जी अपने पापा यानी धोनी को स्केच से बनी तस्वीर हाथ में पकड़ी हुई है और साक्षी पूछती हैं कि आपने जो तस्वीर हाथ में रखी है वो किसकी। इस पर जीवा बड़े प्यार से कहती है कि ये पापा हैं। इस जवाब पर साक्षी मजे लेते हुए कहती है तुम्हें पक्का पता है कि ये पापा हैं, ये तो धोनी है। आईपीएल के 13वां सेशन शुरू होने से पहले राजस्थान रॉयल्स टीम ने स्काई ड्राइविंग के जरिए अपनी जर्सी लॉन्च की। संयुक्त अरब अमीरात में 10 दिनों बाद ही शुरू हो रहे आईपीएल से पहले राजस्थान रॉयल्स ने धमाकेदार तरीके से जर्सी लॉन्च की है। ये जर्सी दुबई के इकलौते वन एंड ओनली रॉयल मिराज रिसोर्ट से लॉन्च की गई है। रेड बुल के विंग सूट एथलीट राजस्थान रॉयल्स का जर्सी भरा बैग लेकर आसमान में उड़े, फिर
दानी रोमान हवा में कलाबाजियां खाते हुए विमान से बाहर आए और जमीन पर खड़े राजस्थान रॉयल्स टीम के खिलाड़ी इस हैरत अंगेज कारनामे को देखकर दंग रह गए। टीवी से बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली अंकिता लोखंडे इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वह सुशांत सिंह राजपूत के निधन को खुदकुशी मानती हैं। यह मर्डर अंकिता लोखंडे ने अपनी पोस्ट में लिखा है, मैंने कभी नहीं कहा कि ये हत्या है या विशेष रूप से कोई इसका जिम्मेदार है। मैंने हमेशा अपने दोस्त सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय को प्रोत्साहित किया है। क्रिकेटर यजवेंद्र चहल की मंगेतर धनाश्री वर्मा इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। अपने डांस वीडियो को लेकर धनाश्री वर्मा हमेशा चर्चा में रहती हैं। उनके वीडियो हो या फिर फोटो खूब वायरल भी होती हैं। वहीं हाल ही में धनाश्री वर्मा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह आई लव यू बेबी गाने पर जबरदस्त एक्सप्रेशन देती हुई नजर आ रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अंकिता लोखंडे ने बीती रात लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा था, मैंने कभी नहीं कहा कि ये हत्या है या किसी एक को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है। इसके साथ ही अंकिता लोखंडे ने रिया पर सवाल उठाया। उनकी इस पोस्ट को लेकर अब बॉलीवुड एक्ट्रेस शिवानी दांडेकर ने उन्हें जवाब दिया है। शिवानी दांडेकर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अंकिता लोखंडे को टैग करते हुए लिखा कि इतनी नफरत किसी के अंदर नहीं भरी है जितनी आपके अंदर है। कंगना रनौत को महाराष्ट्र सरकार के साथ तनातनी के बाद वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। ब्रह्म मुंबई नगर पालिका ने उनके ऑफिस में कुछ तोड़फोड़ की है। बीएमसी ने अवैध निर्माण की बात कही थी, वहीं हाईकोर्ट ने इसे रुकवा दिया। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जरीन खान इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई है। एक्ट्रेस अपने स्टाइल और लुक्स को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। जरीन खान अक्सर फोटो और वीडियो शेयर कर फैन से जुड़ी रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।